हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं अम्ल अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया। हम आज ये देखेंगे अम्ल एवं अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, और भस्म धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले वाला क्लास में हम लोगों ने बहुत ही गजब गजब के टॉपिक के बारे में स्टडी किया था और सारे कंसेप्ट को समझा था। अगर वो भी टॉपिक को देखना चाहते हैं, बहुत सारा टॉपिक है जो मैंने पढ़ा दिया है। अगर उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाकर जरूर देखें। अदरवाइज़ अगर आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करने, एकदम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स के हर क्वेश्चंस का स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टॉपिकली वाइज स्टडी कराई जाती है। अगर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो गारंटी ठोक के कहता हूँ कि आपको ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे ऐसे स्टडी करा रहा हूँ ताकि आपको ऑफलाइन जो कोचिंग पढ़ते हैं उससे बेटर तरीक़े से यहीं पे आपको एजुकेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं वीडियो अपलोड करूंगा टॉपिक बाय टॉपिक हर चैप्टर का, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जहाँ तक कि आपको पता है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो आपको बता दो, नए स्टूडेंट है तो यहाँ पे अभी क्लास 10th का साइंस चल रहा है। क्लास 10th का क्या चल रहा है, साइंस चल रहा है। ये चैप्टर 2 है, अम्ल भस्म एवं लवण पे चल रहा है चर्चा, चैप्टर 2 है। और चैप्टर 2 में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु तथा बोल सकते हैं धातु तथा भस्म के अम्ल तथा भस्म के साथ धातुओं की अभिक्रिया, जिसमें मेरा सबसे पहला पॉइंट आएगा धातु एवं अम्ल की अभिक्रिया। मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग धातु को अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे, मतलब धातु को अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भस्म को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। देखेंगे क्या होने वाला है और क्या होता है। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते बिना नहीं जाइएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धातु एवं अम्ल की अभिक्रिया। अगर यहाँ पे हम बोले क्या होता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह पूछे जाएंगे क्या होता है जब हम अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो मैंने उतना लंबा क्वेश्चन ना लिख के मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ धातु एवं अम्ल की अभिक्रिया। मतलब क्या होता है जब हम धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है क्या होता है जब हम अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं। कंडीशन कैसा भी हो, आंसर आपको यही लिखना है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं दिया हूँ, मैंने लिखा है इसका डिफिनेशन, धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है तथा अम्ल के शेष भाग के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे हम लवण कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, अगर ये तो मेरा थोड़ा सा लॉन्गर डिफिनेशन था, अगर आप चाहें तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब हम धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, देखिए यहीं पे आपको क्या कहते हैं, यहीं पे आपको डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। हमने लिखा है कि क्या क्या लिखेंगे आप, जब हम अम्ल को धातु के साथ, किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, क्या करवाएंगे, अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसे हम क्या कहेंगे, धातु एवं अम्ल की अभिक्रिया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है जब हम धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो कंडीशन आपको सीधा एक ही बात बताना है, जब हम अम्ल को क्या करते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। बस इतना से कीजिएगा, आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो गया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है तथा अम्ल के शेष भाग के साथ मिल करके धातु एक यौगिक बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। ये एक मतलब कि टाइपली की अच्छा तरीके से मैं लिख दिया हूँ। आप चाहें तो जैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी देख करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये वाला रिएक्शन देख करके आप समझ सकते हैं, आप उसका आंसर दे सकते हैं। मतलब आप रिएक्शन अगर आप याद रखते हैं तो आप उसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हैं। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ इसका डिफिनेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसका ये एग्जाम्पल अगर याद है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर्स को दे सकते हैं। बस कहना यही है, अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। सिंपल तरीके से कह सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा था कि अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया इस प्रकार को व्यक्त करते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल की ओर समझते हैं, एग्जाम्पल से बात करते हैं, एग्जाम्पल समझ कर देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, मैंने लिया है कि क्या होता है जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। यहाँ पे जिंक जो है वो मेरा धातु है, क्या है, धातु है, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो मेरा क्या है, अम्ल है। क्या है बाबू रे, अम्ल। तो अब कंडीशन ये हुआ, क्या हुआ, अम्ल को जब हम लोग क्या करेंगे, धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होता है वही हमको देखना है।
तो इस डिफिनीशन भी बहुत आसान है, पहले रिएक्शन समझिए, उसका डिफिनीशन आपको बहुत ही आसान से समझ में आ ही जाएगा। डिफिनीशन समझने से पहले सबसे आप पहले रिएक्शन को समझें, उसके बाद आपको डिफिनीशन आप खुद से खुद ही लिख सकते हैं, मतलब खुद पे खुद लिख सकते हैं अगर आपको रिएक्शन समझ में आ जाता है तो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिया, मैंने यहाँ पे क्या बोला, जिंक को, किसको साथ अभिक्रिया कराने, किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो सबसे पहले मैंने लिया जिंक, उसके बाद लिया सल्फ्यूरिक अम्ल। अब मैंने पहले बता दिया विस्थापन अभिक्रिया में जब कोई धातु क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल होगा, मतलब अधिक क्रियाशील होगा किसी की तुलना में, तो वो उसको क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है, हटा देता है। तो ये जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, और इसको क्या कर देगा, ये बाहर फेंक देगा। तो क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, तो यह जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और उसके जगह पे क्या करेगा, वो खुद जिंक इसके जगह पे क्या करेगा, हाइड्रोजन की जगह पे अपना डेरा जमा लेगा। कहने का अर्थ यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि जब हम, अब यहाँ पे आंसर आप क्या लिखिए, यहाँ पे लिखिए, जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। समझ में आया, मतलब जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है मेरा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। आपको डिफिनीशन भी वही लिखना है, क्या लिखना है, जब जिंक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। यह एक धातु द्वारा एवं अधातु की एकल विस्थापन अभिक्रिया भी उदाहरण है। मतलब हम कह सकते हैं इसको, हम एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। हम पहले बता दिए ये क्या एक विस्थापन अभिक्रिया है, जिससे आप एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो एक एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, हटा दे रहा है, और हटाने की क्रिया क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। मैं इससे पहले वाले क्लास में भी बहुत ही अच्छे से स्टडी करा चुका हूँ। ये चैप्टर फर्स्ट का मैं पहले ही बता दिया था, चैप्टर फर्स्ट में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया की बहुत ही अच्छे से स्टडी किया था। ये काफ़ी डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ा था, विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, सारे कन्फ्यूजन को मैं चैप्टर फर्स्ट में क्लियर किया हूँ। अगर वो भी वीडियो अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख लो, और वहाँ ना मिले तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो, वहाँ पे भी तो है ही। ठीक है, चलिए, जहाँ अगर आपको ये चीज़ याद ना रहे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे Zn को क्या है, एक धातु है जिसको हम जिंक कहते हैं। H2SO क्या, ये अम्ल है जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये ZnS4 क्या, ये लवण बनता है, क्या बना, लवण बना। और यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। मैं उसमें पहले ही यहाँ पे देखा हूँ, मैं यहाँ पे बताया हूँ, है ना, लवण बनता है, ये लवण बनता है ना। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसका नाम भी याद रख सकते हैं, मतलब आप चाहे तो इसका नाम भी बोल सकते हैं कि जब हम जिंक को, ये मेरा क्या हो जाएगा, जिंक, ये क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मेरा क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। आप इसका नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे नाम दे दिया गया है, आप यहाँ पे इसका नाम, यहाँ पे Zn को जिंक लिख सकते हैं और H2SO4 को क्या लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद मेरा क्या, जिंक सल्फेट बना, तो जिंक सल्फेट को ZnS4 लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस H2 को क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस। उस तरह लिख करके अपने याद रख सकते हैं। आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आराम से बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा रिएक्शन समझते हैं हम लोग, दूसरा रिएक्शन भी देखते हैं क्या होता है। चलिए, दूसरा रिएक्शन क्या कहता है, क्या होता है जब मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराता है। वही सिंपल फंडा है, जैसे जिंक क्या किया था, रिप्लेसमेंट किया था, हाइड्रोजन को हटा दिया था, वही कि फिर इसमें भी क्या करें, मैग्नीशियम में क्या करें, हाइड्रोजन को हटा देगा। मतलब देखिए क्या करें, यहाँ पर मैंने लिखा है, तो मतलब क्या होता है जब मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम से वो ज़्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को ये मूव कर देगा और हटा देगा, उसको हटा देगा, और उसके स्थान को मैग्नीशियम क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। क्या करेगा, उसके स्थान को क्या कर लेगा, ये ग्रहण करेगा, उसके स्थान को ले लेगा और एक नया यौगिक बनाएगा जिसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर है। तो मतलब आप डिफिनीशन आप कैसे लिखिएगा, डिफिनीशन लिखने का काफ़ी आसान तरीका है, बस बोलिएगा जब हम मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। इतना लिख करके आप अपना आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जब मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब मैग्नीशियम सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। इस तरह से आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा अगर आप एग्जाम में इस तरह लिखते हैं तो। समझा है, बहुत ही बारीकी से मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो ये रिएक्शन पूछा जाता है तो सिर्फ आपको ये रिएक्शन ही लिखना है। बात समझ में आ रही है, ये सिर्फ रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन के अलावा आपको ये वाला डिफिनेशन नहीं लिखना है। अम्ल भस्म वाला क्या कहते हैं, अम्ल भस्म का सॉरी धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया, ये वाला रिएक्शन नहीं लिखना है। मैं एक थ्योरी है, ये क्या है, एक थ्योरी है, ये कंसेप्ट हो गया, ये आपका क्या हुआ,
कंसेप्ट हुआ कि इस तरह का अगर रिएक्शन आएगा, धातु आएगा, अम्ल आएगा, तो उसके साथ किस तरह हम अभिक्रिया कराएंगे और किस तरह से क्या होगा। तो ये एक थ्योरी हुआ। थ्योरी का कहने का अर्थ हुआ कि जब हम धातु अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, जो कि यहाँ पे बन रहा है। मतलब ये हुआ कि ये मेरा Zn जो था वो मेरा था धातु था और ये H2SO4 क्या था, मेरा अम्ल था। तो रिएक्शन करवा दिया तो ZnSO4 बना, ये जो मेरा है ये लवण है और ये हाइड्रोजन गैस निकला। उसी तरह इसमें भी क्या किया, मैग्नीशियम मेरा धातु है, H2SO4 क्या मेरा अम्ल है, इसके साथ अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ मैग्नीशियम सल्फेट बना, जो कि ये मेरा लवण है और ये मेरा क्या, हाइड्रोजन गैस है। ये एक कंसेप्ट है जो कि आपको बस याद रखना है ताकि आपको अगले एग्जाम में बहुत ही अच्छे से लिख सकें। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा नोट को समझते। मैंने यहाँ क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि केवल सक्रिय धातुएं ही हाइड्रोजन अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। सक्रिय धातु, केवल सक्रिय धातु याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं थोड़ा बोलने में अगर मतलब क्या करता हूँ तो कुछ बातें ऐसे निकल जाती है जिसमें आपको लगे कि नहीं ये गलत बोला गया, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे क्या होता है पढ़ाने में बहुत सारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है किसी टाइम, तो कुछ निकल जाती है बातों को। वैसे मैं हर चीज़ सही बोल देता हूँ, लेकिन थोड़ा मेरे को बोलने का रफ्तार जो वो ज़्यादा है, मैं बहुत तेज़ी बोलता हूँ। और हो सकता है कि ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ और मुझे इतनी चीज़ आती है कि मैं बहुत रफ्तार बोल देता हूँ। तो आपको समझ में नहीं आती है तो माफ़ करिएगा, समझ में तो आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं आपको इतने अच्छे से समझा ही देता हूँ कि कन्फ्यूजन होगा ही नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, मैं उससे भी अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये समझ में आ गया धातु एवं अम्ल की अभिक्रिया क्या होगा जब हम धातु का अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो मेरा क्या बनता है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए, ये चीज़ क्लियर है, वेरी गुड। अब हम अगले क्लास में क्या करेंगे, हम लोग अगले क्लास में भस्म को धातु से अभिक्रिया करवाएंगे और देखेंगे क्या होता है। ये मेरा अगला क्लास होगा। अगर ये क्लास भी लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अदरवाइज आपका कोई भी स्टूडेंट क्या कहते हैं कि कोई भी दोस्त है जो आपके साथ पढ़ रहा है तो उसको भी वीडियो शेयर कर दे ताकि आपको उसको भी वो क्लियर हो जाएगा, आपकी वजह से उसका भी हो जाएगा, भला हो जाएगा थोड़ा सा। चलो, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। खुदा हाफिज़।